दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी। आज की इस वीडियो में हम इसी पॉलिसी के विषय में कुछ टेक्निकल जानकारी पर डिस्कस करेंगे। और यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं या फिर यदि आप एक ग्राहक हैं और आप LIC के न्यू एंडोमेंट पॉलिसी को लेने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि यदि पॉलिसी को लेते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है तो कम प्रीमियम जमा करके ज्यादा बीमे का लाभ ले सकते हैं। दूसरा चीज यह कि मैच्योरिटी पर आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो वीडियो है आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूं, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम एज फैक्टर से करेंगे। मुझे यह पूरा भरोसा है कि आप यह जान रहे होंगे कि LIC की जितनी पॉलिसियां होती हैं उसमें जो प्रीमियम का निर्धारण होता है वो एज के आधार पर होता है। तो सबसे पहले एज का इस पॉलिसी के लिए क्या महत्व है, हम इसको समझेंगे। इसके बाद फिर हम समझेंगे कि LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी को कितने टर्म के लिए लेना अच्छा होता है और क्यों होता है, यानी कि हम टर्म फैक्टर पर डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद इस वीडियो का तीसरा टॉपिक होगा मैच्योरिटी फैक्टर का। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम इस पॉलिसी को लेने जा रहे हैं तो हम किन चीजों का ध्यान रखें जिस पर कि हमको मैच्योरिटी पर ज्यादा लाभ हो जाए। इसके बाद इस वीडियो का चौथा टॉपिक होगा मॉड फैक्टर का। मुझे यकीन है कि आपको यह पता होगा कि LIC की पॉलिसियों की प्रीमियम को अलग अलग मॉड में जमा किया जा सकता है। तो किस मॉड में प्रीमियम जमा करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, इस वीडियो का चौथा टॉपिक होगा। इसके बाद फिर सम एश्योर्ड फैक्टर पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कितने सम एश्योर्ड की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी लेना आपके लिए फायदेमंद है, इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा डॉक्यूमेंट्स के विषय में। यदि आप LIC की पॉलिसी को लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या ध्यान रखें जिसके वजह से कि आपको भविष्य में कोई समस्या न हो, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा। तो दोस्तों, अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने मूल विषय पर। अब दोस्तों, सबसे पहले हम एज फैक्टर को समझते हैं। एज फैक्टर को समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि 21 साल की पॉलिसी हम अलग अलग एज ग्रुप में देकर देखते हैं और जिसका बीमा धन 5 लाख रुपए होता है और हर व्यक्ति अपने पॉलिसी की प्रीमियम सालाना विधि से जमा करता है। तो इसका असर पॉलिसी के ऊपर क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 18 साल की एज पर कैलकुलेशन दिखाया गया है। यानी कि 18 साल का व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लेता है 5 लाख रुपए के बीमे के लिए, तो उसके पहले साल की प्रीमियम आएगी 23,267 रुपए और दूसरे साल से पॉलिसी के लास्ट तक वह प्रीमियम जमा करेगा 22,766 रुपए। यदि आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो यह 18 साल का व्यक्ति 21 सालों में 4,78,587 रुपए जमा करेगा। अब यही 20 साल की एज पर देखें तो 4,79,092 रुपए प्रीमियम जमा होगी। 25 साल की एज में 4,80,689 रुपए प्रीमियम जमा होगी। अच्छा, देखिए होता क्या है ना कि क्लाइंट के दिमाग में कहीं ना कहीं यह होता है कि यार अगर हम ज्यादा प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो हमको पॉलिसी की मैच्योरिटी पर ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन बीमा की पॉलिसियों में नॉट ओनली LIC, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, पॉलिसी की प्रीमियम के ऊपर मैच्योरिटी का निर्धारण नहीं होता। पॉलिसी की मैच्योरिटी का निर्धारण आपने कितने का बीमा लिया है, यानी आपका बीमा धन क्या है, इसके ऊपर पॉलिसी की मैच्योरिटी निर्धारित होती है। अब यदि आप 45 साल की एज में देखें तो क्लाइंट ने 21 सालों में टोटल 5,28,599 रुपए प्रीमियम जमा किया है। और यदि क्लाइंट की एज 50 साल है और वह अगर 21 साल की पॉलिसी 5 लाख रुपए के बीमे के लिए ले रहा है तो वो टोटल जमा करेगा 5,61,792 रुपए। यानी कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर क्लाइंट की एज 18 साल है तो वह टोटल प्रीमियम जमा कर रहा है 4,78,587 रुपए और वहीं पर अगर क्लाइंट की एज 50 साल हो जा रही है तो वह टोटल जमा कर रहा है 5,61,792 रुपए। तो इसका असर पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ता है? देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे जो ग्राहक होते हैं उनकी शिकायत होती है कि हमारा जो एजेंट है ना वो परेशान करना शुरू कर देता है। मैंने उससे बोल दिया कि मैं पॉलिसी लूंगा और वह एजेंट हमारे पीछे पड़ गया है कि पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी प्रीमियम बढ़ती चली जाएगी और इसमें आपका नुकसान होगा। और दूसरा बड़ा कारण ये होता है ना कि मान लीजिए आपने पॉलिसी समझ लिया है, पॉलिसी के लिए आपने हाँ बोल दिया है,
किसी कारण से आप पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपकी पॉलिसी में डिले हो रहा है, तो वो एजेंट भी सोचता है कि कल की डेट में इन केस अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो सब कुछ होने के बावजूद हम जो क्लाइंट है हम उसको बीमे का लाभ नहीं दिला पाएंगे। तो यह दो बड़ी वजह होती है जिसके कारण कि एजेंट आपको पॉलिसी लेने के लिए बोलता है कि आप जल्दी से पॉलिसी ले लीजिए। अब दोस्तों, यदि आप एक ग्राहक हैं तो आपके लिए हमारा एक सुझाव है। सुझाव यह है कि यदि आपसे कोई यह कहता है ना कि यार अपने पॉलिसी को आप सरेंडर कर दो और सरेंडर करके आप एक नई पॉलिसी ले लो, तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं ना तो आप बहुत बड़े नुकसान में जाते हैं। ऐसा क्यों? आपने देखा कि कम एज में प्रीमियम कम है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे प्रीमियम ज्यादा बढ़ रही है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले आपने 21 साल की एक पॉलिसी ली है, 5 साल पहले ली है। तो जब 5 साल पहले आपने पॉलिसी ली होगी तो आपकी उम्र 5 साल कम रही होगी, यानी कि आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम भी कम जमा कर रहे होंगे। और आज की डेट में अगर एक नई पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी उम्र 5 साल ज्यादा हो चुकी है, यानी आपके ऊपर प्रीमियम का लोड ज्यादा आएगा, आपको ज्यादा प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यह नुकसान आपका है। अच्छा, पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सपोज दैट अगर 5 लाख रुपए का बीमा आपने तब भी लिया था, 5 लाख रुपए का बीमा अब भी लेने जा रहे हैं, तो प्रीमियम तो आप ज्यादा जमा करेंगे लेकिन मैच्योरिटी आपको इक्वल मिलेगी। तो बेहतर तो यही है कि जो आपकी पॉलिसी पहले से चल रही है आप उसी को चलाइए, उसको तोड़िए नहीं। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि ये पॉलिसी ऑलरेडी 5 साल आपकी चली हुई है, तो आपने जितने भी टर्म के लिए पॉलिसी लिया हुआ है उसमें 5 साल कम हो गया है ना। आज की डेट में अगर आप एक नई पॉलिसी लेंगे तो आपको फिर से पूरी की पूरी पॉलिसी चलानी पड़ेगी, तब जाकर पॉलिसी मैच्योर होगी। तो दोस्तों, LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी को लेते समय या अगर आपने पॉलिसी लिया हुआ है तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जानकारी यह है, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो LIC का एजेंट है वो आपके साथ होगा, लेकिन किसी कारण से यदि आपका एजेंट आपके साथ नहीं है या आपका आपके एजेंट से नहीं बनता है और आप अपने लिए किसी प्रोफेशनल LIC एजेंट को खोज रहे हैं, तो यह जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अपनी एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब अपनी एरिया को खोज लीजिए और आप अपने क्षेत्र के नजदीकी LIC एजेंट को आप उसमें सर्च कर लें। जैसे ही आप उनके एजेंसी कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और भी सारी जानकारी दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप उनके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर मेल करके या फिर कॉल करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पॉलिसी में कोई समस्या है या फिर आप LIC की कोई नई पॉलिसी लेना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो ये जो एजेंट हैं ये काफी प्रोफेशनल एजेंट हैं, ये आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और हमारा अगला टॉपिक है टर्म फैक्टर का। टर्म फैक्टर का LIC की पॉलिसी के ऊपर क्या असर पड़ता है, आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि टर्म फैक्टर से मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए, होता क्या है ना कि आप LIC की पॉलिसी लेते हैं 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो यह जो 12 साल, 15 साल, 20 साल है, ये पॉलिसी का टर्म है और इसी को मैं टर्म फैक्टर के नाम से बोल रहा हूँ। तो LIC की यह जो न्यू एंडोमेंट पॉलिसी है, यह 12 साल से लेकर 35 साल तक के टर्म के लिए ली जा सकती है। यानी कि यदि आप चाहें तो 12 साल पर पॉलिसी की मैच्योरिटी ले सकते हैं, 13 साल पर पॉलिसी की मैच्योरिटी ले सकते हैं, 14 साल पर मैच्योरिटी ले सकते हैं। इसी तरह से करते करते 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल और 35 साल तक की पॉलिसी का टर्म आप चूज कर सकते हैं। तो आप जितने भी टर्म की पॉलिसी लेंगे, इसका असर आपकी पॉलिसी पर क्या होगा, आइए अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप टर्म फैक्टर को आसानी से समझ सकें, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है 5 लाख रुपए के बीमे का। यह मान लेता हूं कि 30 साल का कोई व्यक्ति है और वो 5 लाख रुपए का बीमा लेता है और वह अपने पॉलिसी की प्रीमियम ईयरली विधि से जमा करना चूज करता है। अब यदि यह 30 साल का व्यक्ति 12 साल की पॉलिसी लेता है 5 लाख रुपए के बीमे के लिए, तो इसको पहले साल में 44,542 रुपए की प्रीमियम जमा करनी होगी और दूसरे साल से लेकर 12वें साल तक हर साल 43,583 रुपए प्रीमियम जमा करेगा। यानी इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यह 12 साल में टोटल 5,23,955 रुपए प्रीमियम जमा करेगा। अगर यह 30 साल का व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेता है, तब यह पहले साल में 35,044 रुपए प्रीमियम जमा करेगा और दूसरे साल से 15वें साल तक हर साल 34,290 रुपए की प्रीमियम जमा करेगा।
यानी कि अगर यह 15 साल की पॉलिसी लेता है तो 15 सालों में टोटल 5,15,104 रुपए प्रीमियम जमा करेगा। अंतर कितना हो गया? 5,23,955 और 5,15,104। यानी 12 साल की अपेक्षा 15 साल की अगर पॉलिसी ली जाती है तो प्रीमियम कम जमा करना पड़ता है। इसी तरह से अगर पॉलिसी 20 साल के टर्म के लिए ली जाती है तो 4,87,415 रुपए प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अगर यह व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी ले लेता है तब टोटल प्रीमियम इसकी जमा होगी 4,72,490 रुपया। इसी तरह से अगर यह व्यक्ति 30 साल की पॉलिसी लेता है तो इसकी टोटल प्रीमियम जमा होगी 4,61,589 रुपया। यानी कि न्यू एंडोमेंट प्लान में पॉलिसी का टर्म जितना लंबा लिया जाएगा पॉलिसी की प्रीमियम उतनी ही कम आएगी। अब आइए टर्म फैक्टर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 12 साल की पॉलिसी ली, इनकी उम्र 30 साल है और ये 5 साल पॉलिसी को चलाते हैं। तो पहले साल यह प्रीमियम जमा करेंगे 44,542 रुपया। दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक हर साल ये जमा करेंगे 43,583 रुपए। यानी यदि ये पॉलिसी को 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में टोटल इनकी प्रीमियम जमा होगी 2,18,874 रुपए। अब एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनकी उम्र भी 30 साल है और वह भी 5 लाख का ही बीमा लेते हैं, लेकिन ये पॉलिसी को 35 साल के टर्म के लिए लेते हैं और यह भी अपने पॉलिसी की प्रीमियम को सिर्फ और सिर्फ 5 साल जमा करते हैं। तो इनकी जो पहले साल की प्रीमियम आएगी वो आएगी 13,487 रुपए और दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक ये हर साल जमा करेंगे 13,196 रुपए। यानी 5 साल में टोटल इनका पैसा जमा होगा 66,271 रुपए। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 साल के बाद दोनों ही किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे थे और दोनों का ही एक्सीडेंट होता है और दोनों की डेथ हो जाती है। तो इन दोनों ही पॉलिसियों में जो नॉमिनी हैं उनको कितना अमाउंट रिटर्न होगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो यह जो 12 साल की पॉलिसी लिए होंगे इनका डेथ क्लेम अमाउंट बनेगा 5,87,500 रुपए और जिन्होंने 35 साल की पॉलिसी ली होगी उनका डेथ क्लेम अमाउंट बनेगा 6,12,500 रुपए। यानी इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पॉलिसी को जितना लंबा लेंगे उसकी प्रीमियम उतनी ही कम आएगी और क्लेम का जो बेनिफिट है यानी डेथ क्लेम का जो बेनिफिट है वो आपको ज्यादा मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और हमारी अगली टॉपिक है मैच्योरिटी फैक्टर। यानी कि अगर हम LIC के न्यू एंडोमेंट पॉलिसी को लेने जा रहे हैं तो हमको यदि ज्यादा मैच्योरिटी लेनी है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। दोस्तों LIC की जो न्यू एंडोमेंट पॉलिसी है इसकी मैच्योरिटी निर्भर करती है बोनस रेट के ऊपर। यानी इस पॉलिसी का बोनस रेट जिस टर्म के लिए जितना ज्यादा होगा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर उसका असर पड़ेगा। तो यदि आप 12 साल से लेकर 15 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो देखिए यह जो पॉलिसी है यानी न्यू एंडोमेंट प्लान जो है ये कम से कम 1 लाख रुपए का लिया जा सकता है। तो यदि आप न्यू एंडोमेंट पॉलिसी 12 साल से 15 साल के टर्म के लिए लेते हैं और 1 लाख रुपए का लेते हैं तो आपको प्रति 1000 बीमा धन पर 34 रुपए का बोनस दर आपको मिलेगा। और यदि आप 1 लाख से ज्यादा का बीमा लेते हैं तब आपका जो बोनस दर है वो 35 रुपए हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप पॉलिसी को 16 साल से लेकर 20 साल के टर्म के लिए लेते हैं और आपका बीमा धन 1 लाख रुपए होता है तो आपका जो बोनस दर होगा वो 38 रुपए होगा। और यदि आप 1 लाख से ज्यादा का अगर आप बीमा लेते हैं तो आपका बोनस दर 39 रुपए प्रति 1000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि आपकी पॉलिसी 21 साल या 21 साल से अधिक टर्म की होती है और आप 1 लाख का बीमा लेते हैं तो आपका जो बोनस दर होगा वो 44 रुपए होगा। और यदि आप 1 लाख से अधिक का बीमा लेते हैं तो आपका बोनस दर 45 रुपए होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज है कि आपको 1 लाख का बीमा नहीं लेना है, क्योंकि 1 लाख रुपए का अगर आप बीमा लेते हैं और 1,05,000 रुपए का बीमा लेते हैं तो आपको बोनस रेट में 1 रुपए का डिफरेंस मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी टर्म की पॉलिसी ले लीजिए। दूसरा चीज आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि आप सपोज दैट कि 15 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मेरी राय होगी कि आप 15 साल की बजाय 16 साल की पॉलिसी लें, क्योंकि यदि आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपकी प्रीमियम ज्यादा आएगी और वहीं पर अगर आप 1 साल बढ़ा देते हैं 16 साल की पॉलिसी ले लेते हैं तो आपकी प्रीमियम अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में हमने इस चीज को समझा है।
दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि 15 साल की पॉलिसी में 35 रुपए बोनस दर मिल रहा है, और वहीं अगर आप 16 साल की पॉलिसी ले लेते हैं तो आपका बोनस दर बढ़ के 39 रुपए हो जाएगा, यानी सीधे 4 रुपए प्रति 1000 बीमा धन पर बोनस दर का आपको फायदा होगा। अगर आप इस पॉलिसी को 19 साल या 20 साल के टर्म के लिए चूज कर रहे हैं तो मेरी राय आपके लिए होगी कि आप इस पॉलिसी को 21 साल का लीजिए, क्योंकि अगर आप 21 साल की पॉलिसी लेते हैं और 1 लाख से ज्यादा बीमा धन के लिए लेते हैं तो इस टॉपिक पर भी आपको बेनिफिट ये होगा कि 19 साल या 20 साल की पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा जाएगी, अपेक्षाकृत 21 साल की पॉलिसी में प्रीमियम आपकी कम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि 20 साल तक की पॉलिसी में 39 रुपए अगर बोनस दर मिल रहा है और अगर आप 21 साल बढ़ा देते हैं, मतलब सिर्फ 1 साल अगर आप बढ़ा देते हैं तो कहां 39 रुपया और कहां 45 रुपया, यानी सीधे 6 रुपए बोनस दर में आपकी उछाल हो जाएगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, लेकिन यदि मन में कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में निसंकोच आप कमेंट करें। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जानकारी यह है कि यदि आप पढ़े लिखे हैं, मतलब कि आप हाई स्कूल या इंटर तक अगर आपकी एजुकेशन है और आप अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप कोई कार्य करते हैं और आप इसके अपने कार्य के साथ एक साइड इनकम करना चाहते हैं, तो LIC की एजेंसी आपके लिए एक बेहतर साधन हो सकता है। अगर आप अपने ही क्षेत्र के किसी ऐसे एजेंट को जानते हो जो आज से 5 साल 6 साल पहले LIC की एजेंसी लिया हो और काम करने वाला अगर एजेंट हो, तो आप खुद सोचकर देखिए 5 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी और आज की डेट में उसकी क्या स्थिति है। तो यदि आप LIC में एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको LIC के विकास अधिकारी या फिर CLIA से संपर्क करना होता है। तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा और उस वेब पेज में तमाम जो LIC के विकास अधिकारी हैं, CLIA अभिकर्ता हैं, उनकी लिस्ट दिखाई देने लगेगी। आप अपने क्षेत्र को चयन कर लीजिए और वो विकास अधिकारी या फिर जो CLIA अभिकर्ता हैं उनके कोड नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है, उनका पता दिया हुआ है। आप उनसे संपर्क करके अपने लिए LIC की एजेंसी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर और समझते हैं मॉड फैक्टर को। अब दोस्तों यदि आप ग्राहक हैं तो हो सकता है कि आपके मन में हो रहा हो कि यह मॉड फैक्टर क्या है। तो देखिए LIC की पॉलिसी में प्रीमियम अलग अलग विधि से जमा की जाती है। आप महीना महीना प्रीमियम जमा कर सकते हैं, या हर 3 महीने पर जमा कर सकते हैं, या 6 महीने या साल भर पर प्रीमियम जमा कर सकते हैं। तो ये जो तिमाही, छमाही, सालाना या मासिक विधि होता है इसको प्रीमियम का मॉड कहा जाता है और इसी को मैं मॉड फैक्टर के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। तो मॉड फैक्टर को समझने के लिए भी मैंने 30 साल के उम्र के व्यक्ति के ऊपर ही यह एक उदाहरण लिया हुआ है जो कि 5 लाख रुपए का बीमा 21 साल के लिए लेता है। अब यदि यह व्यक्ति अपने पॉलिसी की प्रीमियम मंथली विधि से जमा करता है तो पहले साल की प्रीमियम आती है 2005 रुपए और दूसरे साल से 21वें साल तक यह प्रीमियम जमा करेगा, मतलब कि हर महीने प्रीमियम जमा करेगा 1962 रुपए। अब यदि 1962 में यानी सब्सिक्वेंट ईयर में यदि हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 23,544 रुपए। अब आइए हम सेकेंड मॉड देखते हैं। अगर क्वार्टरली प्रीमियम चूज करता है तो यहाँ पर पहले साल की प्रीमियम आती है 6,015 रुपए और सब्सिक्वेंट ईयर की प्रीमियम आती है 5,884 रुपए। अब चूंकि क्वार्टरली प्रीमियम जमा हो रही है तो हम 5,886 में यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आता है 23,544 रुपए। यानी कि यदि आप मंथली विधि से प्रीमियम जमा करें या क्वार्टरली विधि से प्रीमियम जमा करें आपको कोई फायदा और नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप हाफ ईयरली विधि से जमा करते हैं तो ईयरली डिपॉजिट आपका होगा 23,262 रुपए और अगर आप ईयरली प्रीमियम डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो प्रीमियम हो जाता है वो होता है 23,041 रुपए। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो सब्सिक्वेंट ईयर को मल्टीप्लाई करके मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। यानी कि यदि आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम को ईयरली विधि से जमा करते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम में आपको भारी छूट मिल जाती है। और दोस्तों यदि आप इसके लिए मतलब प्रीमियम जमा करने के लिए यदि बैंक की RD स्कीम का अगर आप साथ ले लेते हैं ना तो आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। और इस टॉपिक के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप उस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। उस वीडियो का लिंक यदि आप इस वीडियो के ऊपर में राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो आई जैसा बना हुआ दिखाई देगा, वहां जैसे आप क्लिक करेंगे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा।
वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसका टाइटल है बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन फॉर LIC कस्टमर्स, LIC पॉलिसी प्रीमियम इन्फॉर्मेशन। इस तरह से उसका जो है टाइटल बना हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी आप इस संदर्भ में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है सम एश्योर्ड फैक्टर। और सम एश्योर्ड फैक्टर से क्या मतलब है? देखिए, आप जो बीमा लेते हैं ना, 2 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा, तो इसको सम एश्योर्ड कहा जाता है। तो पॉलिसी लेते समय सम एश्योर्ड में क्या ध्यान रखना चाहिए, अब इसको समझते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल सेम लिया हुआ है। 30 साल का कोई व्यक्ति है और वो 5 लाख रुपए का बीमा लेता है 21 साल के लिए अलग अलग सम एश्योर्ड में, तो इसका क्या असर होगा, आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 1 लाख रुपए से लेकर 1,95,000 रुपए तक का बीमा लेते हैं, और ये मैं LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान के लिए बता रहा हूं, तो प्रीमियम में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप अपनी पॉलिसी को 2 लाख से लेकर 4,95,000 रुपए तक लेते हैं, तो प्रति 1000 बीमा धन पर 2 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि आप 5 लाख से 9,95,000 रुपए तक का बीमा लेते हैं, तो प्रति 1000 बीमा पर आपको 3 रुपए की छूट मिल जाएगी। अब दोस्तों आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 21 साल का टर्म आपने लिया है 1 लाख रुपए बीमे का, तो पहले साल की प्रीमियम आती है 5,023 रुपया। अब यदि हम सम एश्योर्ड को इस प्रकार से ले लेते हैं कि 1-1 लाख रुपए का 2 बीमा लिया जाता है, तो यदि आप 1-1 लाख रुपए का 2 बीमा लेंगे तो आपकी टोटल प्रीमियम जमा होगी 1 साल की 10,046 रुपए। लेकिन यदि आप 2 लाख की एक ही पॉलिसी ले लेते हैं, तब आपकी जो सालाना प्रीमियम आएगी वो आएगी 9,629 रुपए। यानी इससे क्या पता चलता है कि देखिए प्रीमियम में कितना डिफरेंस हो गया, 10,046 रुपए से घटकर हो गया 9,629 रुपया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख का एक बीमा लिया, तो आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं साल में 9,629 रुपए। लेकिन अगर आप 2-2 लाख रुपए की 3 पॉलिसी लेते हैं, तो आपकी प्रीमियम हो जाएगी इस प्रीमियम कैलकुलेशन के आधार पर 28,887 रुपए। लेकिन यदि आपने 6 लाख का एक ही बीमा ले लिया, तो आपकी प्रीमियम हो जाएगी 28,258 रुपए। तो मुझे उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे कि LIC की पॉलिसी अगर लेनी है तो कितने का बीमा आप लें जिससे कि आपको फायदा हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक बीमा की प्रीमियम अगर आप जमा कर सकते हैं, तो मेरी राय होगी कि आप 2 लाख का बीमा ले लीजिए। और यदि आप 4.5 लाख रुपए तक की बीमा लेने की सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप 5 लाख या उससे ऊपर का बीमा लें। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। अब दोस्तों, इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा, खास तौर से अगर आप ग्राहक हैं तो इस टॉपिक को जरूर ध्यान से आप देखें। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा पॉलिसी बॉन्ड का। एक्चुअली होता क्या है, अधिकतम ग्राहकों के साथ ऐसा हुआ है कि आप जाते हैं, आप बीमा करने के लिए आपने फॉर्म भरा, प्रीमियम जमा किया, पॉलिसी आपकी अलॉट हो गई, पॉलिसी नंबर अलॉट हो गया, पॉलिसी बॉन्ड आया, और आप उस पॉलिसी बॉन्ड को उठाते हैं, अलमारी के अंदर रख देते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आज और अभी अपने पॉलिसी बॉन्ड को निकालिए और उसको ध्यान से देखिए। खास तौर से अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी उम्र, आपने जिसको नॉमिनी बनाया है उसका नाम और उसकी उम्र को ध्यान से देखिए। और साथ में जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वोटर का ID कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उससे टैली करके देखिए। अगर आपके नाम में अगर कहीं कोई डिफरेंस अगर दिखाई देता है, तो इसको तत्काल सुधार करा लें। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये आने वाले समय में निश्चित रूप से समस्या पैदा करेगा। अब देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फोटो प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ। आप LIC की पॉलिसी कराए हों या बैंक में आपने खाता खोला हो, आपकी जमीन के कागजात हों या कहीं भी आप जहां भी फाइनेंशियल लेन देन करते हैं, ऐसी किसी भी संस्थान में आपको ये जो एज प्रूफ है, फोटो प्रूफ है और आपका एड्रेस प्रूफ है, इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, अलग अलग दस्तावेजों में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में काफी अंतर पाया जाता है। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट के साथ ऐसा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसमें बिल्कुल लापरवाही न करें, इसको जितना जल्दी हो सके इसमें सुधार अवश्य करा लें। अदरवाइज भविष्य में आपको या फिर आपका जो नॉमिनी है, आपके परिवार के सदस्य हैं, इनको समस्याएं होंगी ही होंगी। और ये मैं सिर्फ LIC के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी बीमा कंपनी के लिए,
किसी भी बैंक के लिए हर जगह इसकी समस्या होगी ही होगी। यहाँ पर देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है और आपको सुधार कराना है। मैं जानता हूँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप हैं तो आप इस समस्या का सामना करते हुए इसमें सुधार करा लेंगे। मालिक न करे कल की डेट में अगर कोई कैजुअलिटी आपके साथ हो गई, कोई हादसा आपके साथ हो गया और यह सुधार आपके परिवार के किसी सदस्य को कराना पड़ा, उसको यह प्रूफ कराना पड़ा कि जिस व्यक्ति का बीमा हुआ है या जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है वही व्यक्ति का यह दस्तावेज है, तो उसको यह चेंज कराने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने कई पेमेंट कराए हैं तो इस तरह की समस्याओं को हमने देखा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसमें जितना जल्दी हो सके सुधार अवश्य करा लें। इसके बाद देखिए एलआईसी की पॉलिसियों में इनकम प्रूफ और बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपने बैंक अकाउंट को, इनकम प्रूफ को, मतलब जो आप आईटीआर दाखिल करते हैं, अगर आप आईटीआर दाखिल करते हैं तो आप उसकी भी जांच अवश्य कर लें। बैंक अकाउंट में आपका नाम, आप अगर किसी को नॉमिनी बनाए हुए तो उनके नाम वगैरह को सब कुछ ध्यान से चेक कर लें। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी समझूंगा। जरूरी यह है कि देखिए अगर आप अपने बैंक खाते में जो आपका नॉमिनी है, अगर आप उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खास तौर से अगर किसी भी तरह का अगर प्रूफ करना होता है तो उस प्रूफ करने में यह काफ़ी सरल एक माध्यम बन जाता है। मेरी दूसरी सुझाव आपके लिए यह होगी कि आपके लिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके आप कुटुंब रजिस्टर की नकल जरूर निकलवा कर अपने पास रख लें, जिसके अंदर आपके सभी फैमिली मेंबर के नाम, उनकी उम्र, उनसे आपका संबंध क्या है, उनकी बर्थ डेट और अगर परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो गई है तो उसकी डेट ऑफ डेथ, यह सारी जानकारी उसके अंदर लिखी हुई हो। और जब भी भविष्य में अगर कोई पॉलिसी आप लेने के लिए जाएं तो यह जरूर ध्यान रखें कि जो पॉलिसी में फैमिली की हिस्ट्री दी जाती है वह आपके कुटुंब रजिस्टर से मिलती जुलती हुई हो। तो यह भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा इस डॉक्यूमेंट को अगर आप तैयार करके रखते हैं उस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर प्रीमियम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि आपके पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने की आखिरी तारीख क्या है। अब दोस्तों कई लोग करते क्या हैं कि पॉलिसी की बिल्कुल आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं या तो फिर ग्रेस पीरियड का इंतजार करते हैं। मेरी राय आपके लिए होगी कि आप ऐसा अगर करते हैं तो बिल्कुल न करें। आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि अपने पॉलिसी की प्रीमियम ड्यू डेट से 15 दिन पहले आप जरूर डिपॉजिट कर दें और उसकी रसीद आप अपने पास जरूर सुरक्षित रखें जब तक कि अगली रसीद कटकर आपके पास नहीं आ जाती है। आपको यह भी चेक करना होगा कि आपकी पॉलिसी चालू अवस्था में है या नहीं है। देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपनी प्रीमियम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी पॉलिसी की प्रीमियम जमा किया ही नहीं है और आपकी पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है। तो यदि आपकी पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में आपके पॉलिसी से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको यह चेक जरूर कर लेना है कि आपकी पॉलिसी चालू है या नहीं है। यदि आपकी पॉलिसी चालू नहीं है तो जितना जल्दी हो सके अपने पॉलिसी की सभी प्रीमियम जमा करके उसको रिवाइव जरूर करा लें। अब यदि आपको नहीं पता है कि एक बंद पॉलिसी को कैसे चालू किया जाता है तो यह जानकारी भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर मतलब इस वीडियो के ऊपर में राइट साइड में जो आई बटन बनी हुई है वहां पर आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद एक अगला बहुत बड़ा अपडेट है, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आपको पता भी हो, अगर नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद है। देखिए होता क्या है कि अगर आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम किसी दूसरे व्यक्ति को देकर जमा कराते हैं तो मेरी राय आपके लिए होगी कि एलआईसी ने देखिए नैच माध्यम लॉन्च किया हुआ है। हालांकि आज इंटरनेट बैंकिंग है, आप ऑनलाइन प्रीमियम जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन प्रीमियम जमा करने में दिक्कत हो रही है तो आप एलआईसी में जाकर नैच अपडेट करा सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? नैच अपडेट कराने से होगा क्या कि आपके खाते से डायरेक्टली आपकी पॉलिसी में प्रीमियम जमा हो जाएगा। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जिस डेट में आपकी प्रीमियम एलआईसी में जमा होने वाली है उस डेट से पहले प्रीमियम से ज्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जरूर होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपका उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं है और आपकी प्रीमियम जमा नहीं हो पाती है तब आपको नैच चार्ज जमा करना पड़ेगा और यदि पॉलिसी लेट हो गई तो लेट फीस भी जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि आप चाहें तो यह नैच माध्यम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब दोस्तों एलआईसी में एक और भी महत्वपूर्ण चीज है, वह यह है कि नेफ्ट अटैचमेंट। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि यार पॉलिसी की मैच्योरिटी में तो अभी टाइम है,
तो अभी क्या नेफ्ट अटैच कराने से क्या फायदा है। लेकिन मेरी राय आपके लिए होगी कि आप ऐसी गलती न करें। आप अपना बैंक अकाउंट अपने पॉलिसी में नेफ्ट जरूर करा दें, ताकि भविष्य में जब कभी भी अगर आपको जरूरत हो, लोन लेना हो, मैच्योरिटी हो या किसी भी तरह का क्लेम हो, तो क्लेम के भुगतान में आपको दिक्कत न हो। तो यह भी कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसको आप जरूर करा लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है, क्या आप महसूस करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है? तो यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो हो सकता है कि यह जानकारी आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, उसके लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम ऐप पर जरूर शेयर कर दें। और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो निसंकोच आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न हमसे जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बहुत ही दिल से और आपके उपयोगिता के लिए मैंने इसको बनाया है। और आपको अगर हमारा परिश्रम यह अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे किया गया आपके द्वारा एक लाइक हमको आगे और बेहतर करने के लिए जरूर मोटिवेट करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद हमें जरूर दें। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।